नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वॉर एंड इंडियन पॉलिटिक्स। जी हाँ, भारत की राजनीति को भी इस अब सेंटेंस के अंदर जोड़ लीजिएगा। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा अभी कुछ समय पहले चुनाव संपन्न हुए थे। 6 जून को उसका रिजल्ट आया था। जी हाँ, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चुनाव चाहे आपका उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इनफैक्ट दोस्तों आपके एमसीडी के ही चुनाव क्यों ना हो, जीत के लिए जिस भी हद तक गुजरना पड़े, जी हाँ, गुजर जाओ। ये बन चुकी है भारत की राजनीति की वास्तविक परिभाषा। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था तरविंदर सिंह। जी हाँ, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी राहुल गांधी को लेकर के। जी हाँ, राहुल गांधी, बाज आजा वरना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। इसको बोल सकते हैं, इन्होंने ओपन में इनको मारने की धमकी दी थी। दादी का क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का क्या हुआ था, आपको मालूम होगा। उसके बाद जी हाँ, चंद दिनों बाद एक और इनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिनका नाम था दोस्तों संजय गायकवाड़। ये शिवसेना के एमएलए हैं। ये फिलहाल ये बोलते हैं कि राहुल गांधी की जीप काट के जो इनको ला के देगा वो उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। दोस्तों, ये हमारी राजनीति का बहुत ही प्यारा सा स्तर। जी हाँ, ये है विकसित भारत की एक तस्वीर, अमृतकाल के एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर, और ये हमारा राम राज्य है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि आखिरकार चुनाव आयोग खामोश क्यों है। आपको पता है, चुनाव आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी एक लिस्ट जारी की गई है, एक बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है। इन चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या डेकोरम बना के रखना चाहिए। अब डेकोरम की धज्जियाँ पूरी तरीके से उड़ाई जा रही है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि इस नवंबर मंथ में बैक टू बैक बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, विधानसभा चुनाव है। कहाँ पर? झारखंड के अंदर 2 फेज़ में चुनाव कंडक्ट होगा, 30 नवंबर को और 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को इसकी होगी काउंटिंग, और 20 नवंबर को ही आपके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और 20 नवंबर को ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होंगे, केरला के अंदर उपचुनाव होंगे, और पंजाब के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। मतलब कि इस समय रैली की भरमार लगने वाली है भारत की जमीन के ऊपर। जी हाँ, बैक टू बैक नेता आएंगे, ठीक है, अनर्गल बयान देंगे, हम आम जनता को गुमराह करेंगे। कुछ लोग इनके जाल में फंस जाएंगे और कुछ जो समझदार होंगे वो इनके जाल में नहीं फंसेंगे। सो गाइस, इसका वास्तविक रूप से वर्तमान समय में, जी हाँ, जीत का, अगर आपको जीतना है तो केवल अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके कोई नेता जीत सकता है। कोई नेता आखिरकार अपने कामों को क्यों नहीं गिनवाता कि उसने ये सब काम किए हैं, उसकी भावी, जी हाँ, प्लानिंग क्या है, कौन कौन से वो काम इस राज्य में करेगा, इसके बारे में कोई ज़्यादा, ठीक है, बातें नहीं होती है मंच पर। केवल क्या होता है कि विपक्ष ऐसा कर देगा, विपक्ष अपना वैसा कर देगा, ये आपकी बेटी को उठा के ले जाएगा, ये आपका मंगलसूत्र आतंकवादियों को दे देंगे, वगैरह वगैरह। सो गाइस, अगर आपने लास्ट ईयर जो भी सत्ताधारी सरकार है, ठीक है, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया होगा। मैनिफेस्टो हर पार्टी जारी करती है, जो पार्टी उतरती है उस राज्य के अंदर। तो पिछले मैनिफेस्टो को आपने कितना साकार किया, इसका एक रिकॉर्ड आप लोग जनता को दिखाओ। केवल काम की बात करो। जी हाँ, ना कि ये फालतू बातें कि वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जनता के अंदर प्लीज़ अब डर मत बैठाओ। जनता वैसे ही डरी हुई है। जी हाँ, रात को 10:30 या फिर 11 बजे जैसे अंधेरा होता है, महिलाएं बाहर निकलने से आज डरती हैं। जी हाँ, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। छोटे बच्चे घर से बाहर निकलने से डरते हैं। पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। इस समय पढ़ा लिखा युवा रोजगार, जी हाँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरता है। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख करके ये क्या करेगा, क्या इसके पास रोजगार होगा। जी हाँ, जो युवा लंबे समय से दोस्तों क्या है, बेरोजगार बैठा हुआ है, वो डंकी मारने पर मजबूर हो रहा है। जी हाँ, पेरेंट्स उसको डंकी मारने पर मजबूर कर रहे हैं, बेटा जा विदेश में जॉब कर। और यहाँ पर पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, हमारा बच्चा क्या जिंदा वहाँ तक पहुँच पाएगा। सोचिए, ये हमारा भारत का अमृतकाल। और दोस्तों, ये हम बन चुके हैं विश्व गुरु। लेकिन दोस्तों, विश्व गुरु का तो मुझको पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि झाड़ू लगाने की शुरुआत हमेशा घर के अंदर से होती है। जी हाँ, लास्ट वाले कमरे से होती है। हम चल रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए, लेकिन घर के अंदर, जी हाँ, मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी बहुत बड़ी, उसको लेकर के आखिरकार खामोश क्यों है हमारी सरकार। बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के, ट्रेन की दुर्घटनाओं को लेकर के, आखिरकार, ठीक है, बहुत बड़े जो स्कैम हो रहे हैं दवाइयों को लेकर के, इसको लेकर के खामोश क्यों है सरकार। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपके दोस्तों इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस नवंबर मंथ में सबसे पहले चुनाव दोस्तों जो कंडक्ट होगा वो होगा झारखंड के अंदर। झारखंड में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पहले फेज़ के अंदर, और सेकंड फेज़ दोस्तों इसका होस्ट होगा 20 नवंबर को, 20 नवंबर को। अब यहाँ पे दोस्तों बैक टू बैक इस राज्य के अंदर रैलियाँ होना शुरू हो चुकी हैं। एक तांता लग चुका है रैलियों का, और यहाँ के नेता, जी हाँ, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी हाल ही में संडे को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
बहुत ही प्यारी सी रैली हुई। मंच पर खड़े होकर के इन्होंने इतना डर बैठा दिया जनता के अंदर कि डर के अंदर जो डर छुपा होता है उसको भी इन्होंने उजागर कर दिया। सो गाइस, कभी ये लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान कहते हैं कि ये आपका मंगलसूत्र छीन करके, मतलब कि विपक्ष की पार्टी आपका मंगलसूत्र छीन करके आतंकवादियों को दे देगी। कभी दोस्तों ये हमारे अंदर जहर खोलते हैं धर्म की दीवार को लेकर के। जी हाँ, धर्म को लेकर के। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी हाल ही में इस रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर के झारखंड की जनता से ये बोल दिया कि जो आपके राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर जो घुसपैठी हैं वो आपकी बेटी को ले जाएंगे। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं कटाक्ष इन्होंने करा था वर्तमान की सरकार के ऊपर, हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर। सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी बेटी की, हमारी माटी की और रोटी की चिंता है। ये कह रहे थे अपने मंच से कि बेटी, माटी और रोटी, ये तीनों चीज़ें घुसपैठी छीन रहे हैं। मतलब कि जो बांग्लादेश से जो भारत में शरण लेने वाले जो प्रवासी हैं उनको इन्होंने अब घुसपैठी की संज्ञा दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि इन्होंने मैनिफेस्टो में एक अलग से एक नया कॉलम ऐड कर दिया है कि समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करेंगे। ठीक है, और जितने भी आदिवासियों की ज़मीन इन घुसपैठियों के द्वारा, इन प्रवासियों के द्वारा जंगल में ले ली गई है, वो सभी की सभी ज़मीन आदिवासियों को ये वापस दिलवाएंगे। राइट, और बहुत सारे इन्होंने वादे करे हैं बेरोजगार युवाओं को। जी हाँ, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं के मंथली अकाउंट में कुछ पैसा देंगे, वगैरह वगैरह। मैनिफेस्टो को लेकर मैंने अलग से वीडियो शूट किया था, आप वो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। और एक तरफ, जी हाँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि अगर इनको हमारी माटी की चिंता है, इनको हमारी रोटी की चिंता है और इनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारी बेटी की चिंता है, तो आखिरकार ये नौबत आने क्यों दिया आपने कि आप हमारी चिंता करो। अब आप बोलोगे सर हम समझे नहीं। सो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घुसपैठी आए हैं, एक्चुअली ये प्रवासी थे। ये जो प्रवासी यहाँ पे इंडिया में एंटर किए हैं, इनको आने किसने दिया? बॉर्डर से। जी हाँ, बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया होगा, आपको बखूबी पता होगा। तो बॉर्डर आखिरकार इन्होंने कैसे क्रॉस कर दिया भाई? बॉर्डर में सिक्योरिटी किसकी है? अर्धसैनिक बलों की। और अर्धसैनिक बल किसके अंडर में काम करते हैं? भारत के गृह मंत्री के अंडर में काम करते हैं। और भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह का संबंध किस पार्टी से है? जी हाँ, ये भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं। तो आखिरकार ना वो यहाँ पर आते, ना ही हमारी बेटी को छीनते हमसे, ना ही हमारी माटी को, ना ही हमारी रोटी को। ना ये दिन आता और ना ही आपको ये जुमला गढ़ना पड़ता अपनी चुनावी रैली के अंदर। तो ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपकी सरकार के ऊपर ही खड़ा होता है कि आखिरकार ये अंदर आए कैसे। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और एक तरफ एक शख्स है राहुल गांधी। जी हाँ, इन्होंने वायनाड में जाकर के जो ये अपनी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि ये जो हमारी जंग है, ये है संविधान की रक्षा जो करना चाहते हैं हम लोग, और जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनके बीच हम लोगों की जंग जारी है। और ये व्यक्ति आम जनता की लड़ाई की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अनर्गल बयान देते हैं। जी हाँ, जिसमें आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, कोई मछली को लेकर के इनका बयान था। सोचिए कि मुस्लिम से आप मच्छी मत खरीदो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे धर्म के लेकर के जो दीवार हमारे अंदर खींची जा रही है, उसकी ये अपनी रैली के माध्यम से और मजबूत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत है, बस हमको दूसरे धर्म का खून का प्यासा बन जाना है। जी हाँ, जो लगे बस उस हद तक हमको गुजर जाना है। आपने देखा होगा बाराबंकी के अंदर किस तरह से अनर्गल गाने बजाए गए थे मस्जिद के सामने, और मुसलमानों को गुस्सा है, उन्होंने सिंपल क्या करा, हाथापाई स्टार्ट कर दिया। आपको पता होगा बहरीश में क्या हुआ। जी हाँ, हम इतनी प्यारी यात्रा निकाल रहे हैं, माता रानी का हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, उनकी मूर्ति का, ठीक है, उनकी प्रतिमा का, और वहाँ पर आप लोग ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं। सोचिए। और ये तस्वीर वैश्विक स्तर पर जब हमारी गई है ना, हमारी बहुत बुरी तरीके से किरकिरी हुई है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के न्यूज़पेपर के अंदर आपको अमेरिका की न्यूज़ मिल जाती है, कनाडा की न्यूज़ मिल जाती है, आपको अदर कंट्री की न्यूज़ मिल जाती है? क्या उनके न्यूज़पेपर के अंदर, क्या उनकी जो मीडिया है वो इंडिया की तस्वीर नहीं दिखाती होगी? भाई वाह, हम इस तरह से अपनी माता रानी को खुश करेंगे, भगवान ऐसे खुश होंगे क्या? और दोस्तों बयानबाजी का ये दोस्तों सिलसिला है, ये अभी और अधिक चरम सीमा पकड़ने वाला है, ये चरम पर पहुंचेगा। आपको मालूम होगा कि किस तरह से कभी ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी ये धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, कभी ये माटी के बारे में बात कर रहे हैं, कभी ये प्रवासियों को घुसपैठी बोलते हैं, कभी ये हमारी बेटी को उठा के ले जाएंगे। इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के जुमले मंच पर गढ़ रहे हैं, आम जनता को बहका रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को आप कितना डराएंगे, कितना पैरोना या कितना खौफ पैदा करेंगे उनके मन में, और आखिरकार कब तक करेंगे?
बट मेरा मानना दोस्तों ये है कि भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। भगवान के इंसाफ की जो चक्की होती है वो चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। और इन सब के नेता लगातार उठपटांग बयान दे रहे हैं। जी हाँ, मैं किसी विशेष अगेन बोलूँगा, मैं किसी विशेष पार्टी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं केवल उनके जो कर्म है, जो उनके एक्शन है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। अगर ये अपना एक्शन चेंज कर देंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं इन्हीं के नाम की आपके सामने लाइव आकर के 108 की माला जाप करूँगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं कि ये बदलने वाले हैं, क्योंकि इतनी लंबा टाइम हो गया इनकी सरकार को धरती पर, लेकिन वास्तविक रूप से तस्वीर कुछ खास चेंज नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कि हम एक धर्म दूसरे धर्म के काफ़ी मतलब अगेंस्ट है? एक्चुअली हिंदू को हिंदू से खतरा हो चुका है, अब तस्वीर ये तक हो चुकी है। आपको याद होगा आर्यन मिश्रा के साथ क्या हो गया था। जी हाँ, गौ रक्षक के नाम से वो गौ रक्षक नरभक्षक बन गए थे उस रात। मतलब उन गौ रक्षकों को एक टिप मिली थी कि इस रंग की गाड़ी है, लाल रंग की गाड़ी है, इसमें हमको डाउट है कि ये लोग कहीं ना कहीं गौ तस्करी कर रहे हैं। ना आओ देखा ना ताओ, क्या करा, आर्यन मिश्रा को पीछा करना शुरू करा, उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू करा। वो क्या था, वो छोटा सा मासूम सा बच्चा था। जी हाँ, दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी करने के लिए बाहर गया था मार्केट घूमने के लिए, और उसके सीने पर 2 गोली दाग दी थी। सोचिए, केवल हल्की सी टिप मिली थी, उसको रोक करके एक बार पूछ तो लिया होता आपने कि भैया दिखा, गाड़ी की तलाशी लेती आप लोग, फिर आपको जो करना हो करते। और वास्तविक रूप से आपको ये गोली चलाने का हक दिया किसने? न्यायपालिका है, तुरंत उसको लेके जाके। पहली बात तो वो था ही नहीं कुछ ऐसा, ठीक है, बस एक हल्की सी टिप मिली, आओ देखना था, सीधे उसको मार दिया। आपको मालूम होगा मोहित पांडे के साथ चंद दिनों पहले क्या हुआ यूपी के अंदर, जिसको कस्टडी में रखा गया, पुलिस की कस्टडी में, पुलिस वाले ही उसको मौत के घाट उतार देते हैं। मतलब कोई डर नहीं है कानून का, कोई न्यायपालिका नहीं, कुछ नहीं, हम ही ऑन द स्पॉट इंसाफ करेंगे। आपको याद होगा फरुखाबाद में, जी हाँ, दलित आदिवासी बहनों की जो लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, शरीर पर बहुत बड़े घाव थे, जो साफ साफ ये दर्शा रहे थे कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। जी हाँ, इनकी हत्या हुई है। लेकिन पुलिस वाले ने जब इंस्पेक्शन किया आकर के, ठीक है, जब प्रॉपर देखी उस बॉडी को, तो ये बोला कि ये तो आत्महत्या है, फाइल क्लोज कर दी। और ये है हमारा दोस्तों अमृतकाल। ऐसी बहुत सारी फहरिस्त है लंबी चौड़ी, उसको आप भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब के अंदर। भारत की राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन अब गिरता जा रहा है। जी हाँ, कभी बोलते हैं कि बटेंगे तो हम कटेंगे। जी हाँ, कभी हमारी बेटी की चिंता, कभी मंगलसूत्र की चिंता, कभी जो आतंकवादी होते हैं उनकी चिंता ये लोग करते हैं, जो वास्तविक रूप से दोस्तों प्रवासी हैं, जिसको हम जब चाहे तरीके से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन इस तरह से उनको घुसपैठी की संज्ञा देना, दोस्तों ये आखिरकार चल क्या रहा है? और आखिरकार इस पर एक्शन कौन ले सकता है? इस पर एक्शन ले सकता है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? जी हाँ, कम से कम हमको ये चुनाव आयोग आकर के बता दे कि आखिरकार हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर उनको ये चीज़ गलत नहीं लगी है, आपत्तिजनक कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो हमको बताया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, कि कोई भी नेता, जी हाँ, चुनाव प्रचार के समय या फिर नॉर्मल, जी हाँ, अपनी आम जिंदगी में किसी सिंगल व्यक्ति के सामने भी धर्म के नाम पर उसे गुमराह नहीं कर सकता, वोट नहीं मांग सकता। कोई भी नेता किसी भी समुदाय के खिलाफ, जी हाँ, द्वेष नहीं फैला सकता। कोई भी नेता भय को फैला करके, जी हाँ, अपने वोट बैंक को स्ट्रांग नहीं कर सकता। ये कहा है चुनाव आयोग ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ में ये फैसला भी आया था 2017 में। उसमें साफ साफ चुनावी प्रक्रिया को समझाया गया था कि चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव प्रचार प्रसार का क्या डेकोरम होगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा का आधार पर, जी हाँ, इन सब का इस्तेमाल नहीं होगा चुनाव प्रचार के समय, जो अब भर भर के हो रहा है। अगर किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये कहा था चुनाव आयोग ने, और ये एक सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी करी थी। आज इस बात को सभी नेता भूल चुके हैं। जिस हद तक गुजरना है जीत के लिए गुजर जाओ। संवैधानिक पीठ में उस समय के चीफ जस्टिस थे TS ठाकुर, जस्टिस मदन बी लोकुर, और जस्टिस थे आपके SA बोबडे, और जस्टिस थे आपके नागेश्वर राव ने इस बात पर इस पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन 3 जज और थे, इन जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया था, जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। और दोस्तों बाकी के 2 नाम हैं, जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस UU ललित। इन तीनों ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। मतलब इनका मानना ये था कि जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर, विशेष समुदाय के नाम पर अगर कोई नेता वोट मांग रहा है तो इसमें हर्ज क्या है,
इसका अर्थ हम ये भी तो निकाल सकते हैं, आखिरकार इन्होंने इसके खिलाफ फैसला क्यों दिया, क्वेश्चंस मार्क। अब दोस्तों इस सभी चुनावी प्रक्रिया को, जी हाँ, मैं अमृतकाल का सबसे बड़ा अचीवमेंट कहूँ, या फिर दोस्तों विकसित भारत की तस्वीर इसको मैं संज्ञा दूँ, या फिर आप इसको कुछ और नाम देना चाहते हैं, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब दोस्तों झारखंड के अंदर 13 नवंबर को चुनाव है, पहले फेज़ के और सेकंड फेज़ के चुनाव होंगे यहाँ पर विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को। और यहाँ पर यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, केरला के अंदर होने वाले हैं उपचुनाव। और उसके बाद दोस्तों 20 तारीख को होंगे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव, और 23 तारीख को होगा दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन उससे पहले अब ध्यान रखिएगा, ताबड़तोड़ अब रैलियां होने वाली हैं इस मंथ, बैक टू बैक। सभी नेता अपने अपने शब्दों के माध्यम से आम जनता का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके ऊपर चुनाव आयोग एक्शन कब लेगा, एक्शन लेगा भी या फिर नहीं, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।